प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 16 जो कि 12 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, जैसा कि पिछली वर्कशीट में हम भारत का भौतिक स्वरूप जो आपकी किताब है उसके पाठ 2 से भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इस पर हमने 3-4 वर्कशीट्स पढ़ डाली हैं, कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लिया, तराई का मैदान जो है उसके बारे में पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ लिया, तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिया पिछली वर्कशीट में। अब है भारत का भौतिक स्वरूप में भारतीय मरुस्थल, यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, वह मरुस्थल है, उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। देखिए, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म यानी उष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। तो शीत मरुस्थल जो बर्फीले स्थान होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और गर्म मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल है या थार का मरुस्थल है, ये गर्म है। यह बालू के टिब्बों से ढका एवं तरंगित मैदान है। तरंगित मतलब जो कि हवाएं चलती रहती हैं तो एकदम देखिए तरंग जैसे लहरें चलती हैं वैसे ये दिखाई पड़ता है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि बारिश कम होगी तो वनस्पतियाँ कम होंगी, और वनस्पतियाँ कम होंगी तो अपने आप वह स्थान मरुस्थल हो जाएगा, और इन्हीं विशेषताओं के कारण उसका नाम मरुस्थली रखा गया है। देखिए, थार का मरुस्थल यहाँ पे है। अरावली श्रेणी आपको पता है ऐसे दिखती है, बहुत पुरानी है। इसके पश्चिम में ये, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। थार का मरुस्थल का एक चित्र है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला जो होता है, जैसे ये वाला है, देखिए अर्धचंद्राकार बालू का टीला बन गया है, इसे बरकान बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रिया एवं भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। देखिए, जो मरुस्थल है जैसे ही वह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, यानी कि चट्टानी रूप से। तो जो आप देख रहे हैं ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का ये हिस्सा है, चट्टान एक ही है। ये चट्टानें आके यहाँ से ऐसे यह चट्टान आके टकराई थी यूरेशियन प्लेट में, तो ये भारतीय जो प्रायद्वीपीय मरुस्थल है उसी का हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ की जो भौतिक और जलवायुवी परिस्थितियाँ हैं, मतलब गर्म परिस्थिति है तो बारिश नहीं होगी तो उस कारण से मरुस्थल हो गया, और जो भौतिक क्रिया यानी तेज़ धूप होने से पता चट्टानें टूटने लगती हैं, और वायु द्वारा जो अपरदन किया जाता है तो उस कारण से यह प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मरुस्थल राक बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भूआकृतियाँ हैं, यानी मशरूम राक। अब देखिए, मरुस्थलों में मशरूम राक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भूआकृतियाँ हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समूह प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो आपको हमने बताया कि जो थार का मरुस्थल वह पाकिस्तान में भी विस्तृत है, तो जो बरकान है भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत मात्रा में पाए जाते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी ढाल जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। अब ढाल जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, कोई ये पहाड़ है, एक इसका ढाल इधर हो गया, एक इसका ढाल उधर हो गया। तो थार के मरुस्थल का भी 2 ढाल है, एक ये देखिए कच्छ की खाड़ी है, एक इधर है और एक इधर है।
इस क्षेत्र में नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदी उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। क्योंकि यहाँ की नदियाँ कम वर्षा होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और हिमनद का उद्गम वाली है नहीं, इसलिए वर्षावाही होती है। यानी जब बारिश होती तभी वो नदियाँ हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्याला में मिल जाती हैं। अंतः प्रवाही मतलब कि अंदर ही कहीं जाके मिल जाएंगी। जैसे छोटी मान ले 10 किलोमीटर यहाँ से निकली, यहीं से पानी जैसे जुटा, यहाँ से निकली और फिर जाकर किसी झील में मिल गई या किसी प्याले में मिल के वो ख़त्म हो जाती है। वो सागर तक नहीं, अंतः मतलब अंदर, ज़मीन के अंदर ही सागर तक नहीं पहुँचती हैं। प्याला मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। अब देखो प्याला क्या होता है, मरुस्थलों में पाए जाने वाले जो लवणीय झीलें होती हैं जहाँ से नमक बनाया जाता है उन्हें प्याला कहा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख नदी लूनी है। लूनी का नाम याद रखिए, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। अब मरुस्थल के दक्षिणी भाग मतलब ये एरिया, उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण एवं निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र में जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। और मरुस्थल में बहुत ज़्यादा जल का अभाव, पानी का अभाव होता है। इस कारण से यहाँ देखें जनसंख्या का विस्तार बहुत कम होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ जल ही नहीं है। तो जल के अलावा वहाँ पे फिर जीवन बहुत कठिन हो जाता है। अब आप प्रश्न 1, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी। अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से क्या आप समझते हैं? ऐसी नदियाँ जो स्थल में ही मतलब थोड़ी दूर पर जाके ही किसी झील या प्याले में मिल जाती हैं। थार मरुस्थल में नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क है, कम वर्षा एवं हिमनद से उत्पन्न नहीं होती हैं। इस कारण से वर्षावाही होती हैं और जैसे ही वर्षा का जल खत्म होता है ये सूख जाती है। थार मरुस्थल की कोई 2 जल वायविक विशेषताएं बताइए। अत्यधिक शुष्क है, 50 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू-आकृतियों का नाम लिखिए। तो आपने लिख लिया, जैसे मशरूम लाख, बालुका टिब्बे या बरकान, दोनों में से कोई 2 लिख लीजिए। छात्रों, आपके 9th क्लास की यह वर्कशीट समाप्त होती है। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक से चेक करें। थैंक यू।